नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है हर्षित द्विवेदी। इस इंडिया नेपाल रिलेशंस वाली वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। देखिए, इंडिया नेपाल रिलेशन में कुछ नया बातचीत करने के लिए है नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स मैं बस आपको रिवाइज कराना चाहूंगा, जिसके लिए मैं इस वीडियो को आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। न्यूज क्या निकल के आई है रिसेंटली कि इंडियन आर्मी चीफ नेपाल गए थे और इनको कुछ ऑनररी टाइटल्स मिले, जिनके बारे में हम बात करेंगे। ऐसा कुछ नहीं कि ये ऑनररी टाइटल्स किसी बहुत फ्रेंडली गेस्चर ने नेपाल ने इंडिया को दिए हैं। हर साल इस तरीके की एक प्रथा रही है 1950s के बाद कि एक देश की आर्मी दूसरे देश के आर्मी चीफ को एक ऑनररी टाइटल प्रोवाइड करती। 2019 में भी इंडियन गवर्नमेंट ने नेपाल के आर्मी चीफ को यह टाइटल प्रोवाइड किया था। तो कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स को बस यहाँ पे रिवाइज करेंगे, यही ऑब्जेक्टिव है इस वीडियो का। इसमें बताई गई ज्यादातर इंफॉर्मेशन पहले मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, बट इट इज अ रिवीजन वीडियो, इस तरीके से समझ लीजिए। तो इंडिया नेपाल रिलेशन, हाई लेवल एक्सचेंजेस इनके बीच में क्या हुआ है, डिफेंस कॉपरेशन कितना है, कनेक्टिविटी एंड डेवलपमेंट पार्टनरशिप में क्या किया जा रहा है, इकोनॉमिक एंड एजुकेशन रिलेशंस कैसे रहे हैं, रीसेंट इश्यूज क्या आए हैं, क्या उनकी टाइमलाइन है, चाइना फैक्टर कैसे काम करता है इंडियन नेपाल रिलेशनशिप में, रीसेंट डेवलपमेंट्स क्या हुए हैं, जो विजिट हुई है इंडियन आर्मी चीफ की, और फाइनली कंक्लूजन। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। मेरे जेन्युइन डाउट्स, मुझसे जेन्युइन डाउट्स पूछने के लिए मैं आपको जवाब दे दूंगा। कुछ समय लग सकता है, 1-2 दिन लग सकते हैं जवाब देने में, बट देंगे जरूर। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको इस लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। ज्वाइन बटन दबा के आप मदद भी कर सकते हो, कुछ एक्स्ट्रा वीडियोस भी आपको मिल जाएगी। देखिए, इंडिया और नेपाल की हमेशा से एक बहुत तगड़ी फ्रेंडशिप रही है, कोऑपरेशन रही है। एक बहुत ही ओपन और पोरस बॉर्डर रहा है। कभी भी अगर आप नेपाल के बॉर्डर के पास घूमने वगैरह जाएंगे तो आप बहुत आराम से नेपाल में एंट्री मार सकते हैं। नेपाल के लोग बहुत आराम से इंडिया में एंट्री मार सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स हैं। कल्चर, और कहते हैं ना कि रोटी और बेटी का रिश्ता वाली बात जो हिंदी में बोला जाता है, तो लॉन्ग ट्रेडिशन रहा है फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस द बॉर्डर का। नेपाल देखा जाए तो इंडिया के साथ 1850 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है। 5 राज्यों के साथ बॉर्डर लगता है नेपाल का इंडिया के साथ, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। और अगर बात की जाए, इंडिया और नेपाल के अच्छे रिलेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है 1950 की इंडिया नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप। आप देखिए, नेपाली सिटीजन्स को बहुत प्रकार के अधिकार दिए गए। नेपाली सिटीजन्स बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए इंडिया में अप्लाई कर सकते हैं, इंडियन आर्मी में काम करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 8 मिलियन नेपाली इंडिया में रहते हैं, काम करते हैं, तो नेपालीज को इंडिया में काम करने के लिए किसी भी प्रकार की वर्क परमिट की जरूरत नहीं है, वो बहुत आराम से आ जा सकते हैं। और रेगुलरली अगर आप पॉलिटिकल लीडरशिप देखिए तो हाई लेवल एक्सचेंजेस होते रहते हैं। इंडिया और नेपाल ने बहुत सारे बायलेटरल इंस्टीट्यूशन डायलॉग मैकेनिज्म बना रखे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया नेपाल ज्वाइंट कमीशन। इसमें एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया भी हैं, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ नेपाल भी हैं। ये जो 5th ज्वाइंट कमीशन की मीटिंग हुई थी 21 से 22 अगस्त 2019 को हुई थी काठमांडू में। ये बस मैं आपको एक एग्जांपल्स बता रहा हूं, ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हैं। जैसे कि मई 2019 में फेडरल पार्लियामेंट ऑफ नेपाल ने नेपाल इंडिया पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप बनाया, जहां पे 9 मेंबर्स हैं दोनों हाउसेस से, यानी इंडिया का जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है लोअर हाउस लोकसभा से, और नेशनल असेंबली अपर हाउस ऑफ फेडरल पार्लियामेंट ऑफ नेपाल से मेंबरशिप आएंगे। किसमें? इस नेपाल इंडिया पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप में। तो ये 2 एग्जांपल्स हैं जहां पे आप कह सकते हो कि हाँ भाई, बहुत से फॉर्मल और इनफॉर्मल मैकेनिज्म बने हुए हैं, जिससे इंडिया और नेपाल के जो लीडिंग मेंबर्स हैं, जो लीडिंग एलिट्स हैं, वो आपस में मिलजुल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। इंडिया और नेपाल के डिफेंस में भी बहुत अच्छे रिलेशन है। रेगुलरली इंडियन आर्मी ने नेपाली आर्मी की मदद की है, उनके इक्विपमेंट्स को और उनकी फोर्सेस को मॉडर्नाइज करने में। डिजास्टर्स के दौरान, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज के दौरान, एडवेंचर एक्टिविटीज, ये सब रेगुलरली कंडक्ट करता है इंडिया नेपाल के साथ। नेपाल की आर्मी के जो डिफेंस पर्सनल्स हैं वो रेगुलरली इंडियन आर्मी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में ट्रेनिंग लेते हैं, चाहे एनडीए हो चाहे आईएमए हो। और इंडिया नेपाल बटालियन लेवल ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसका नाम है सूर्य किरण, ये अल्टरनेटिव कंडक्ट कराई जाती है, 1 साल नेपाल में 1 साल इंडिया में। तो सूर्य किरण डिफेंस एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज इज बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। आपको पता हो तो जो गोरखा रेजिमेंट है इंडियन आर्मी की, उसमें अभी के लिए 32,000 गोरखा सोल्जर्स काम कर रहे हैं। जो नेपाल की हिल डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे बहुत सारे हर साल गोरखा सोल्जर्स को इंडियन आर्मी में रिक्रूट किया जाता है। इनफैक्ट कुछ गांव तो नेपाल में ऐसे हैं जहां पे प्रथा बन गई है कि भाई उनकी फैमिली का कोई ना कोई एक मेंबर इंडिया की गोरखा रेजिमेंट में सर्व करेगा ही करेगा। तो इस लेवल के रिलेशनशिप्स हैं इंडिया और नेपाल के बीच में। इंडिया ने बहुत सारा डेवलपमेंटल असिस्टेंस भी दिया है नेपाल को, क्योंकि नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है। और कहीं ना कहीं अगर आप नेपाल के नॉर्थ में देखोगे तो आता है आपका चाइना, साउथ में देखेंगे तो आता है आपका इंडिया। अभी चाइना और नेपाल के बीच में जो लॉजिस्टिकल
कंसर्न्स हैं, जो लॉजिस्टिकल जुड़ाव है वो थोड़ा लिमिटेड है, क्योंकि जो टेरेन है वो काफी टफ है। लेकिन अगर आप नेपाल और इंडिया की बॉर्डर की बात करिए तो बॉर्डर वहां पे बहुत पोरस हो जाता है और बॉर्डर वहां पे थोड़ा स्मूथ हो जाता है, क्योंकि लॉजिस्टिक इतने मुश्किल नहीं है। इंडिया ने नेपाल के अंदर बहुत से डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स चलाए हैं। आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लीजिए, हेल्थ, वाटर रिसोर्सेज, एजुकेशन, रूरल एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, बहुत सी चीजों में। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया नेपाल की मदद कर रहा है तेराई एरियाज में 10 रोड्स के अपग्रेडेशन में, क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक्स बनाए जा रहे हैं, जोगबानी बीरतनगर, जयनगर बर्दीबास, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनाए जा रहे हैं बीरगुंज, बीरतनगर, भैरवहा एंड नेपालगंज। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। इंडिया नेपाल के रिलेशन से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो आप वहां पे कोट कर सकते हो। इंडिया का जो बजट था फाइनेंशियल ईयर 2019-20 का, उसमें एड टू नेपाल कॉलम के अंदर इंडिया ने 1200 करोड़ रुपए की इकोनॉमिक मदद अनाउंस की थी नेपाल के लिए। और 1200 करोड़ कोई छोटा अमाउंट नहीं होता है, चाइना जैसी कंट्रीज फ्री में पैसा नहीं बांटती हैं। इस 1200 करोड़ रुपए के साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लाइन ऑफ क्रेडिट भी दी है नेपाल को, यूएसडी 1.65 बिलियन डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट में। जो पैसा नेपाल की सरकार लेगी उसको वापस करना पड़ेगा इंटरेस्ट के साथ, बट जो ग्रांट्स होती हैं उसको नेपाल को वापस नहीं करना पड़ता है। तो हर साल इंडिया ग्रांट्स भी देता है नेपाल को, और साथ साथ उधार पे भी इंडिया पैसा देता है नेपाल को। और इस पैसे को नेपाल इस्तेमाल करता है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में। और जो अर्थक्वेक आया था नेपाल में, उसके बाद जो डिवास्टेशन हुआ था, रिकंस्ट्रक्शन ने भी इंडिया ने एक मेजर रोल प्ले किया। एक बात की जाए तो इंडिया और नेपाल लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर आप कह सकते हो। इनफैक्ट नेपाल का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इंडिया है। इंडिया के ट्रेड में तो नेपाल की जो कंसिडरेशन है वो बहुत ही कम है। अगर आप एक्सपोर्ट्स की बात करें तो 2020 जुलाई में इंडिया ने 31.15 आईएनआर बिलियन के गुड्स एक्सपोर्ट किए थे नेपाल में। अभी 1 बिलियन आप समझ लीजिए 100 करोड़ रुपया। तो 31.15 को 100 करोड़ से मल्टीप्लाई कर जाएंगे तो हो जाएगा लगभग 3000 करोड़। और ये फिगर बढ़ के हो गया 3271 करोड़। कब? अगस्त 2020 में। तो अगस्त 2020 में 3271 करोड़ की गुड्स को इंडिया ने नेपाल में एक्सपोर्ट किया। और जुलाई में कितना गया था? 3115 करोड़ को। इंडियन फर्म्स की बात करिए तो इंडियन फर्म्स वन ऑफ द लार्जेस्ट इन्वेस्टर्स हैं नेपाल में। अगर आप बात करो नेपाल में टोटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आने की, तो 30% ऑफ द टोटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स ऑफ नेपाल कम्स फ्रॉम इंडिया। इंडिया के 150 इंडियन वेंचर्स काम कर रहे हैं नेपाल में, जो अलग अलग फील्ड्स में इन्वॉल्व हैं, बैंकिंग में, एजुकेशन में, इंश्योरेंस में, टेलीकॉम में, पावर में, टूरिज्म में, हर जगह पे इन्वॉल्व है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए इंडिया नेपाल की जो इकोनॉमिक इंगेजमेंट है वो बहुत ज्यादा है। वो आप इन स्टैटिस्टिक्स से पता कर सकते हो। नेपाल के अंदर ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करने में भी इंडिया कंट्रीब्यूशन कर रहा है। अब देखिए, वैसे तो इंडिया ने खुद के ह्यूमन रिसोर्सेज को ठीक तरीके से डेवलप नहीं किया है, बट ठीक है, नेपाल चूंकि इकोनॉमिकली हमसे ज्यादा डेवलप नहीं है तो हम उनकी मदद कर रहे हैं। नेपाल के 3000 बच्चों को हर साल स्कॉलरशिप मिलती है इंडिया में, बहुत सारे पीएचडी कोर्सेज को करने के लिए, बैचलर्स को करने के लिए, 10+2 कोर्सेज को करने के लिए। अब इश्यूज क्या हो गए इंडिया नेपाल के बीच में? 2019 में 5 अगस्त 2019 को टू बी स्पेसिफिक आर्टिकल 370 को अबॉलिश कर दिया गया। जम्मू एंड कश्मीर को 2 भागों में तोड़ दिया गया। तो उसके बाद इंडिया का एक फ्रेश मैप पब्लिश हुआ, और इस फ्रेश मैप में काला पानी जो कि लिपुलेख पास के पास है, इसको इंडिया की टेरिटरी में दिखाया गया। अब काला पानी हमेशा से इंडिया की टेरिटरी में ही दिखाया जाता था और नेपाल ने इसको कभी प्रोटेस्ट नहीं किया था। जब आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद इंडिया ने अपना मैप रिलीज किया, उसमें बस इंडिया ने जो जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट था उसको तोड़ के 2 भागों में दिखा दिया, एक यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एक यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। यहां पे नेपाल को प्रॉब्लम आ गई और नेपाल ने बोला कि जो काला पानी टेरिटरी है ये हमारी है, ये आपने अपनी तरफ कैसे दिखा दी बिना हमसे डिस्कस किए, जबकि ये तो हमेशा से हमारे मैप में दिखाई जाती थी। 8 मई 2020 को डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने 80 किलोमीटर लंबी रोड को इनॉग्रेट कर दिया, जो कि चाइना बॉर्डर को जोड़ती थी एट द लिपुलेख पास। अगर आप इस मैप को देखें तो ये लिपुलेख पास, तो यहां पे ये रोड आ रही थी और इस रोड को इनॉग्रेट कर दिया गया। नेपाल ने बोला ये गलत है, ये पूरा का पूरा जो ऑरेंज इलाका है जिसमें लिम्पियाधुरा, काला पानी, लिपुलेख आता है, ये हमारा है, ये इंडिया ने गलत तरीके से अपनी तरफ दिखा रखा है, दिस इज अवर्स। और 13 और 14 जून को जो लोअर हाउस है नेपाल की पार्लियामेंट की, उन्होंने हिस्टोरिक सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास किया और बोला लिम्पियाधुरा, काला पानी एंड लिपुलेख पास बिलोंग्स टू नेपाल। इंडिया ने इसको गलत तरीके से कब्जा रखा है, इंडिया को ये लैंड हमें वापस करना चाहिए। कहीं ना कहीं पहले नेपाल ने इस मुद्दे को नहीं उठाया और एकदम से वो इस मुद्दे को उठाने लगा, खासकर कश्मीर में जो 2 यूनियन टेरिटरीज बनाई थी उसके बाद
इसमें चाइना का फैक्टर सीधे सीधे नजर आ रहा था। देखिए, चाइना और नेपाल की दोस्ती कोई नई नहीं है। आपको पता है नेपाल दो कंट्रीज के बीच में दबा हुआ है, एक चाइना, दूसरा इंडिया। तो इंडिया के साथ अच्छे रिलेशंस, तो ऑब्वियस ही बात है नेपाल चाइना के साथ भी अच्छे रिलेशंस करने की कोशिश करेगा। कहीं ना कहीं नेपाल में बुद्धिज्म बहुत हद तक प्रेजेंट है और चाइना में बुद्धिज्म प्रेजेंट है, तो एक रिलीजियस एफिनिटी बनती है। हालांकि यह अलग बात है कि जो चाइना की रूलिंग पार्टी है वो बिल्कुल भी अपने आप को रिलीजन से कनेक्ट नहीं करती है, बट कहीं ना कहीं किसी दूसरे कंट्री में उनको घुसना है तो कोई ना कोई वो बहाना ढूंढ लेते, और यहाँ पर उन्होंने बुद्धिज्म का बहाना ढूंढ लिया और बुद्धिज्म के चलते नेपाल के साथ उन्होंने अपने कल्चरल और ट्रेडिशनल रिलेशंस को स्टैब्लिश कर दिया थे भी। कहीं ना कहीं नेपाल के सामने चाइना एक ऑप्शन की तरह आ रहा था। जैसे नेपाल की जो डिपेंडेंस थी इंडिया के ऊपर एक लिमिट से ज्यादा बढ़ रही थी, और वो डिपेंडेंस मधेसी इशू जो हुआ था 2015 वाला, वो बिल्कुल सामने आ गया नेपाल के। तो नेपाल ने बोला कि अब हम एक प्रोएक्टिव लेवल पे चाइना के साथ अपनी रिलेशन को बढ़ाएंगे। कब एक लिमिट से ज्यादा बढ़ गई जब वो रिलेशन की बैक एंड में जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी है वो नेपाल की रूलिंग कम्युनिस्ट पार्टी को अफेक्ट करने लगी। लेकिन फिर कुछ ऐसे रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए जिससे जो नेपाल की लीडरशिप का स्टांस है इंडिया की तरफ वो बहुत रिलैक्स होता नजर आ रहा है। उसमें से एक ऐसा डेवलपमेंट आप कह सकते हो जो कि बहुत पॉपुलर न्यूज मीडिया में नहीं कवर किया गया है। आपने सुना होगा कि नेपाल की जो नॉर्दर्न बॉर्डर है उसमें कुछ स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ टेरिटरी पे चाइना ने कब्जा कर लिया और अपने स्ट्रक्चर्स बना लिए और नेपाल की आबादी को वहां से भगा सा दिया है। कहीं ना कहीं इस चीज ने केपी शर्मा ओली की सरकार को बहुत नीचा दिखाया है। केपी शर्मा ओली और उनकी सरकार इस बात पे बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं शायद नेपाल गवर्नमेंट को लग रहा होगा कि भाई लोगों का प्रेशर आ सकता है अगर एक लिमिट के आगे हमने चाइना को सपोर्ट किया और इंडिया को अपोज किया। इसलिए 74th इंडिपेंडेंस डे वाले दिन पीएम ओली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन मिला के उनको बधाइयां दी। एक नई टेक्स्ट बुक नेपाल में रिलीज की गई थी जिसमें ये लिम्पियाधुरा काला पानी वाला इलाका नेपाल ने अपनी तरफ दिखाया। इस टेक्स्ट बुक के डिस्ट्रीब्यूशन को ओली साहब ने बंद करवाया। फिर ओली साहब के कैबिनेट में उनके जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं जिनका नाम है ईश्वर पोखराल, ईश्वर पोखराल बहुत ज्यादा एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स देते थे। हमेशा इनके जो स्टेटमेंट्स होते थे वो एंटी इंडिया होते थे, जिसके चलते केपी शर्मा ओली ने इंडियन गवर्नमेंट को पैसिफाई करने के लिए ईश्वर पोखराल को अपने कैबिनेट से निकाल दिया। ईश्वर पोखराल इंडिया के अगेंस्ट बहुत सारे स्टेटमेंट्स इशू कर चुके थे। तो कहीं ना कहीं नेपाल की तरफ से इंडिया के फेवर में कुछ बातें आती नजर आ रही हैं। रिसेंटली हमारे आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवाने गए थे 3 दिन के नेपाल के टूर पे। ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज आप कहीं पे कोट कर सकते हो। इस विजिट के दौरान इनको ऑनररी टाइटल दिया गया ऑफ जनरल ऑफ नेपाली आर्मी। ये कोई नई प्रथा नहीं है, 1950 से प्रथा चली आ रही है। अगर आपने 2019 की न्यूज को फॉलो किया होगा तो 2019 में इंडिया ने भी टाइटल ऑफ ऑनररी प्रेसिडेंट ऑफ इट्स आर्मी दिया था नेपाली आर्मी चीफ पूर्णचंद्र थापा को। तो ये प्रथा चली आ रही है और फिर से नेपाल ने इस प्रथा को ऑनर किया है। इस प्रथा की शुरुआत हुई थी 1950 में जब नेपाल ने यही टाइटल जनरल केएम करियप्पा को दिया था, जो टाइटल इस बार मनोज मुकुंद नरवाने जी को दिया गया। ओके, तो भाई यहां पे दिख रहा है कि इंडिया और नेपाल के बीच में जो बातचीत के चैनल हैं वो खुले हुए हैं। कहीं ना कहीं नेपाल के लिए इंडिया बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। नेपाल की इंटरनल सिक्योरिटी को अगर कोई खतरा होता है तो इंडिया लगातार उसको आगाह करता है। जैसे कि इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पे बिहार स्टेट में एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है दवत ए इस्लामी। इंडिया का बोलना है कि दवत ए इस्लामी को बैक एंड से आईएसआई फंडिंग दे रहा है। कहीं ना कहीं आईएसआई नेपाल के बॉर्डर इलाकों में एक्टिव है जहां पे मॉस्क को फंडिंग दी जाती है। इन मॉस्क में एंटी इंडिया सेंटीमेंट को उगाया जाता है और कहीं ना कहीं इंडिया और नेपाल का जो पोरस बॉर्डर है उसके चलते टेररिस्ट को इन्फिल्ट्रेट किया जा सकता है इंडिया के अंदर। तो पाकिस्तान से टेररिस्ट सीधे नेपाल भेजे जा सकते हैं और नेपाल से वो इंडिया में एंट्री मार सकते हैं इंडिया के पोरस बॉर्डर से, क्योंकि कश्मीर और वेस्टर्न इंडिया में जो बॉर्डर है उसको तो इंडियन फोर्सेस ने प्रॉपर तरीके से सील कर रखा है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी जो आईएसआई है वो नेपाल की जमीन का इस्तेमाल करके इंडिया के ऊपर अटैक ना कर दे, इसलिए रेगुलरली इंडियन गवर्नमेंट स्टेटमेंट्स इशू करती रहती है पाकिस्तान को इन सब चीजों के बारे में। अगर आप देखें तो इंडिया के नेपाल से रिश्ते हमेशा अच्छे रहे। 2015 में जब मधेशी इशू हुआ है उसके बाद इंडिया और नेपाल की जो रिश्ते हैं वो बहुत ड्रामेटिकली बिगड़े हैं और यहां पे चाइना को एक बहुत मेजर पुश मिल गया नेपाल की इंटरनल पॉलिटिक्स में घुस के इंडिया के एक्सटर्नल मैटर्स को अफेक्ट करने का। तो कहीं ना कहीं इंडियन डिप्लोमेसी की जरूरत है कि वो नेपाल के साथ रिश्ते अच्छे बना के रखें। बहुत ही जनरलाइज्ड इंफॉर्मेशन है, आपको कुछ स्पेसिफिक स्टैटिस्टिक्स को याद रखना है, जैसे दवात ए इस्लामी, उसके बाद मुकुंद नरवाने जी को ऑनररी टाइटल मिला है जनरल ऑफ नेपाल आर्मी का।
इंडिया ने भी पूर्णचंद थापा को 2019 में ऑनरेरी प्रेसिडेंट ऑफ इट्स आर्मी का खिताब दिया था। उसके साथ साथ कुछ और चीजें, जैसे कि क्या टाइमलाइन रही है 2019 में एब्रोगेशन हुआ, मतलब जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को दो में तोड़ा गया, उसके बाद नेपाल ने क्या बोला, 8 मई 2020 को क्या हुआ, 13 और 14 जून 2020 को क्या हुआ। अगर आप इसको क्रोनोलॉजी के साथ एक टाइमलाइन के साथ अपने आंसर्स में लिखेंगे, नंबर मिलेंगे। फिर इंडिया के नेपाल में एक्सपोर्ट्स कितने हैं मंथ वाइज, अगर आप ये याद रख सकते हैं। 30% एफडीआई नेपाल में इंडिया चाहती है, ये याद रखिए। 150 इंडियन वेंचर्स वहां पे काम कर रहे हैं, 3000 स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। इस तरीके के स्टैटिस्टिक्स आप याद रखते हो, डेफिनेटली आपको आंसर्स में नंबर मिलेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। कोई होप कुछ सीखने को मिला होगा, थोड़ी सी जनरल वीडियो थी बट ठीक है, आपके रिवीजन में काम आएगी। हैव अ ग्रेट डे, गुड।